हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 पब्लिकेशन का जो बुक है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन है, उसको आज चर्चा करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि 31वीं बीपीएससी तक के पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो है सामान्य अध्ययन का। इसके अलावा जो है आपको सीडीपीओ का इसमें क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का भी है, फिर बीपीएससी बीएओ का भी क्वेश्चन है। तो इसके बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो बन चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के ज़रूर देखें। इतिहास का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सामान्य भूगोल का भी अपलोड हो चुका है, सामान्य विज्ञान का चल रहा है, जिसमें भौतिकी का हो गया है। आज हम चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान का, यानी केमिस्ट्री का। प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए केमिस्ट्री। तो इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे क्वेश्चन बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा सेम। इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले, चाहे आप 72वीं बीपीएससी पीटी देने वाले हैं या फिर बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या बिहार दरोगा मेंस देने वाले हैं या बिहार सीजीएल दे रहे हैं, तो उसके लिए आप इसे ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन को। देखिए, तो रसायन विज्ञान का सेक्शन खुल चुका है। इसका पहला चैप्टर है परमाणु की संरचना, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। परमाणु की संरचना में देखें तो पहला क्वेश्चन ही है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये लेवेजियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, एंटोनी लेवेजियर को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवेजियर को कहा जाता है। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये जे थॉम्पसन थे। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये जे थॉम्पसन। देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिर इसको डिटेल है, यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्यवस्था किन किन नियमों से हुआ है, तो उसका क्रम बताना है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले इसको डिटेल ही पढ़ देते हैं, समझ में आएगा। सबसे पहले जॉन डाल्टन जो है 1803 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य कणों से बना हुआ है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फिर अगला स्लॉट में है हमारा चौथा पॉइंट है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यौगिकों में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल पर पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो है वह कहता है कि स्थिर संगठन यानी अनुपात का नियम तथा बाह्यानुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी है इसके तहत। फिर उसके बाद कहता है द्रव्यमान का संरक्षण नियम है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद स्थिर अनुपात का नियम देखिए, तो वह कहता है यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ फ्राउस्ट ने दिया था। उनके अनुसार कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, इसे हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। उसके बाद आता है बहु अनुपात या गुणित अनुपात का नियम। यह नियम डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया। इस नियम के अनुसार है कि यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या है, तो वे कण है न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए यहाँ टीचर वाला क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। दिसंबर 2023 में टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें 11th-12th में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका डिटेल देख लेते हैं कि परमाणु में नाभिक में जो है न्यूट्रॉन कण जोड़ने पर रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है। नाभिक जो है, नाभिकीय कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इन कणों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि न्यूक्लियस और नाभिक अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है। तो नाभिक
परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक में धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होता है एवं इनकी खोज क्रमशः इंजीनियर गोल्डस्टीन तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है? तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए टियरी 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट ये। तो अगर आप टियरी 4 देने वाले हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है? तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ उप परमाणविक से भी पकड़ सकते हैं। कौन सा विकल्प गलत है उसे देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होते हैं। दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। तो देखिए इसका पहला ही कथन गलत है, जो कह रहा है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप में उदासीन। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये गलत हो गया और वहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये कथन सही है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, बिल्कुल सही। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, ये भी सही। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा कि परमाणु में नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो है मूल कण याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कक्ष में होता है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया, परमाणु के नाभिक में अभी बताएं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन देखिए तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो ड्यूटेरियम होता है उसमें 1 न्यूट्रॉन, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे साधारण पूछा जा रहा है, उसमें नहीं होता है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है। तो द्रव्यमान संख्या के लिए हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये दोनों जोड़ कर कितना हमारा हो जाएगा, 38 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, दोनों की संख्या जो है जोड़ देंगे तब हमारा द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे 18 और 20 दिया हुआ था, दोनों को जोड़ करके 38 आ गया। अगला क्वेश्चन है नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या बताइए। तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या वही होगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के जो योग होगा वही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। आवेश रहित मतलब हुआ कि आवेश मुक्त, आवेश नहीं है, तो ये न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड 94Pu242 के नाभिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है ना, इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग ज्ञात करने के लिए कि अभी हम बताए हैं द्रव्यमान संख्या में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ते हैं और यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, परमाणु क्रमांक। चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला हो जाएगा, ऊपर वाला जो लिखा हुआ रहता है ना 242, और यहाँ पे यूरेनियम चाहे जो भी लिखा हो तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 94। तो ये ऊपर वाला जो है द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, जिसे परमाणु क्रमांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर 242 हो गया। ठीक है, और इधर कितना दिया हुआ था 94, और प्लस ये निकालना था, इसको x मान लेंगे, ये इधर से घटाएंगे कितना आ जाएगा 148 आ जाएगा राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट है एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या में अलग होते हैं। देखिए समान परमाणु संख्या, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है ना, समान परमाणु संख्या जब हो जाएगा तब वो समस्थानिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है।
तो आइसोटॉप किसे कहते हैं? जब प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाती है तब वो आइसोटॉप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि आइसोटॉप में प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। आगे देखेंगे, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु जो है प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इसमें देखेंगे हम लोग किसका, तो यहाँ पे देखिए जो 2882 दिया हुआ है इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, आइए चलिए देखते हैं कि पहला वाला जो दिया हुआ है 282 ये जो है क्षारीय मृदा कैल्शियम के लिए होता है, ठीक है। और 28 यानी 10 जो है ये नियॉन का होता है, 2 8 10 7 17 जो है हैलोजन का होता है, 2 8 10 8 18 जो है आर्गन के लिए होता है। तो हमें धातु पूछ रहा है तो मृदा धातु जो है वो कैल्शियम होता है। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद जो हम लोग करते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फुलिनियम, ऐसे ही, तो उस पर इसका परमाणु क्रमांक है। इसको जोड़ करके देख लेंगे कौन आ रहा है धातु में, जो धातु में आएगा वही वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? देख लीजिए, तो नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है, पढ़िए मेरे साथ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि 7 नंबर पर आता है। तो इसको लिखने का क्रम क्या है? 2 8 नहीं 2 8 नहीं, कम है, 2 और 5 हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टीआरई 4 में पूछा है ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सभी दो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो अभी हम बताए हैं कि द्रव्यमान संख्या में सब नहीं जोड़ना है, बस क्या जोड़ना है? तो प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इन्हीं दोनों को जोड़ना है। तो प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन 2 है, दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या होती है? तो इसको याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कोलाइड कण के आकार की सीमा जो है वह 10⁻⁻19 से 10⁻⁻6 मीटर के बीच होता है। कोलाइड कणों के आकार की सीमा जो है वह लगभग 10⁻9 से 10⁻6 माइनस में मीटर होती है। कोलाइड कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण फिल्टर पेपर के आर पर आ जा सकते हैं। कोलाइड के विभिन्न प्रकार के उदाहरण है शॉल, जेल या एरोशल होता है। आगे चलेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो वो बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है वो बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। आगे देखेंगे कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो वो लिथियम की है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए तत्वों में जो है लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। आगे देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के 9वें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो ये याद रखिएगा, n² के समानुपाती होता है 9वें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास। देखिए इस फार्मूला पे इसको बोर के नियम के अनुसार जो है R इस फार्मूला पे निकलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिए कैसे होता है। अब आते हैं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन तथा विलयन से संबंधित सवाल पे। इसका पहला सवाल है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? तो पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए ये वाला परिवर्तन आप याद समझ लीजिएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी तथा उत्क्रमणीय होती है। पानी का चीनी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और जिसमें एक बार वो अभिक्रिया हो जाने के बाद उसे पुनः प्राप्ति नहीं हो सके वह होता है रासायनिक अभिक्रिया। बस यही दोनों में डिफरेंस है, और याद रखना है कि भौतिक जो है वो उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब वही होता है फिर से प्राप्त किया जा सके। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो कोयला का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब वो जल जाएगा उसके बाद फिर उस राख से लकड़ी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है ना। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें आप देखें तो ये हो जाएगा पानी का उबलना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर, याद रखिएगा, समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये है अवोगाड्रो का नियम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम कहलाता है अवोगाड्रो का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघनन क्या है। तो संघनन जो है, जब वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है उसे संघनन कहते हैं। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे कि विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। तो विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, विलयन की सांद्रता का परिभाषा ही दे दिया है कि विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या फिर प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहलाता है। तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो विघटन की प्रतिक्रिया है। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस विघटन की प्रतिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फैराडे का स्थिरांक। फैराडे का स्थिरांक से संबंधित इसमें क्वेश्चन जो है, ऑप्शन जो है वो सार्वभौमिक स्थिरांक हो। कि फैराडे का स्थिरांक क्या है, वो एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, याद रखिएगा। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक का मान लगभग 96,485 कूलम या कूलम प्रति मोल होता है। यह मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित कुल आवेश की मात्रा फैराडे स्थिरांक के रूप में भी परिभाषित की जाती है। दो तरल ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्रोमैटोग्राफी कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस कपूर से वाष्प बन जाएगा आपके यहाँ से, इसे ही हम लोग बचपन में जादू करके दिखाते थे। ठीक है, वो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। आगे कहते हैं कि किसी पदार्थ के सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों। क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन दे रहा है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। और यहाँ कथन दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से जो है हमें सही कथन की पहचान करना है। तो देखिए, दोनों कथन यहाँ पे सही है। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल में जब नमक को घोलने से तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और हिमांक मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। और जो जल का हिमांक जो है वो घट जाता है। शुद्ध जल में जब हम नमक डाल देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है। फिर है जल में जब मिथाइल अल्कोहल तो देखिए यहाँ जो दोनों कथन है वो सही है हमारा, ठीक है। पहला कथन जो जल में नमक घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा कथन है जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। जल में मिथाइल अल्कोहल डालने से जल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा कर देता है। कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। तो यहाँ दे रहा है विषमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक। यहाँ धीमा करने की बात हो रहा है प्रतिक्रिया को, रिएक्शन को। चलिए इसमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए सभी उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया दर को तीव्र करने का कार्य करते हैं, ये बढ़ाने का। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता, उत्प्रेरक तापमान तथा अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसलिए यहाँ जो उल्टा कह रहा है कि धीमा कर देगा तो वो गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई विकल्प नहीं सही था। नेक्स्ट है ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से
अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर ले तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जल शुष्कक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। ठीक है। क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणु और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है। तीसरा, यह रासायनिक परिवर्तन कथन का उदाहरण है और कह रहा है कि इसमें सही की पहचान की। देखिए पहला है जो क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है, ये भी सही है। तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। देखिए अभी लेटेस्ट बीपीएससी का बीएओ का एग्जाम में ये पूछा गया। दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा एक कोलाइडी विलयन भी है और इमल्सन का भी उदाहरण है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध जो है एक प्रकार का कोलाइड विलयन है और दूसरा जो है यह इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो वो है हमारा निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? कौन सा कोलाइड नहीं है? तो सिरका जो है वह कोलाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। दो पदार्थों के विषम मिश्रण जिनमें से एक पदार्थ के सूक्ष्म कण दूसरे पदार्थ में विस्थापित परिक्षेपित रहते हैं कोलाइड कहलाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है धुआं, कोहरा, शेविंग क्रीम आदि। ये सभी कोलाइड के उदाहरण हैं, याद रखिएगा कौन कौन, धुआं, कोहरा, शेविंग क्रीम आदि। फिर देखिए यहाँ पूछ रहा है वायु क्या है? वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। इस मिश्रण में 78% लगभग नाइट्रोजन होता है। इस क्रम को याद कर लीजिए, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 20%, उसके बाद आर्गन 0.93%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% होता है, फिर नियोन होता है, फिर हीलियम होता है, फिर हाइड्रोजन होता है। ये क्रम याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सा है? तो नाइट्रोजन। अभी बताएं कि 78% लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वहीं प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन हो जाएगा। अभी 78% इसकी चर्चा की है। कौन सी गैस नोबल गैस नहीं होती है? तो ध्यान दीजिए रेडॉन जो है वह नोबल गैस नहीं होती है। बाकी हीलियम, नियोन, आर्गन ये सभी नोबल गैस होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? तो एक से अधिक इसमें जो है वो दिखाएगा। चलिए देखते कौन कौन है। जब प्रकाश की किरण को उसके तरंगदैर्घ्य के बराबर आकार के कणों वाले कोलाइडल घोल से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप उसका पथ या प्रक्षेपवक्र दिखाई देने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और दिए गए विकल्प में दूध तथा स्टार्च सॉल्यूशन कोलाइडल घोल है जो कि टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। दूध और स्टार्च सॉल्यूशन, इसमें NaCl का पतला घोल नहीं होगा, यानी दूध होगा और स्टार्च सॉल्यूशन होगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? तो यह विसरण की क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विषम का पता लगाइए। इसमें देखिए कि फल का पकना, सीमेंट की सीटिंग, कोयले का जलना, ये सभी एक ही तरह की रासायनिक प्रक्रिया, इसमें से कोई विषम नहीं है, तो ये ई हो जाएगा। अब यहीं पे एक ठो ऑप्शन दे देगा भौतिक का, तो वो अलग हो जाता है, वो आंसर होता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? चलिए देखते हैं। अभी बताया कि अनुत्क्रमणीय होता है, यानी जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, फिर से पुनः प्राप्त, वो रासायनिक होता है, बिल्कुल सही। रासायनिक में नए पदार्थ बनता है, बिल्कुल सही। ऊर्जा में कोई न्यूअल परिवर्तन नहीं होता, गलत है। ऊर्जा में न्यूअल परिवर्तन होता है, इसलिए गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऊर्जा का अवशोषण होना तो रासायनिक में होता है, गलत पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह अपचयन कहलाता है। याद रखिएगा, अपचयन की प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? कौन सा जोड़ा जो है वो विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो वह AgNO3 विलयन और कॉपर धातु देगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, ये याद रखिएगा। और कौन सा रिएक्शन है? AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, ये विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है? उसको अपचयन कहा जाता है।
तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है तो वो उसका अपचयन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प चुनिए। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जिसमें जो है हाइड्रोजन है, फिर उस हाइड्रोजन गैस है, फिर उससे ज़्यादा पानी है, फिर उससे ज़्यादा लौह धातु है। ये इसका बढ़ते क्रम हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में होगा? ठोस में होगा, तब द्रव में होगा, तब गैस में होगा। वही पूछा है, इसको घुमा करके दिया है ज़्यादा एग्जाम्पल में। निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? तो ये एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ देखते हैं। इथाइल अल्कोहल अथवा इथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, पॉलीमर, लेदर पॉलिश, प्लास्टिसाइजर और सौंदर्य प्रसाधन आदि के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं, एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जिक आदि के उत्पादन में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? कौन ठोस की विशेषता नहीं है? तो देखिए, पहला कार्य है अणु बारीकी से पैक किए गए, बिल्कुल सही। आसानी से बहने की क्षमता जो ये ठोस की नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वही नहीं पूछा है तो बी ही इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं की बात करेंगे तो देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया जो है क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है H2SO4 का तनुकरण और बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, कौन से गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? कौन गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम तापमान और उच्च दाब, ये जो है गैस के द्रवीकरण के लिए स्थिति बनाता है। जैसे हम लोग का एलपीजी सिलेंडर जो होता है वो गैस हम लोग कहते हैं, लेकिन वो उसमें स्टोर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब उससे बाहर निकलता है तब वो गैस हो जाता है। क्यों? तो उसको कैसे बनाया जाता है? तो कम ताप पर और उच्च दाब पर। ठीक है, वही बात है यहाँ पूछा गया। अगला है कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो ये है तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलियन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलियन जो है वह अग्निशामक घटक है। आगे देखेंगे। अब आते हैं अकार्बनिक रसायन में, इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है कि PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? PHBV जो है वो पॉली जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट इसका पूर्ण रूप होता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लेटेस्ट 31 BPSC में पूछा गया है। देखिए, PHBV एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल यानी जैव अक्रमणीय पॉलीमर है जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कानोएट परिवार का सदस्य है। इसका पूर्ण रासायनिक नाम जो है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट होता है, जिसे संक्षेप में PHBV लिखा जाता है। अगला है कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व नहीं है तो ये गैस जो है तत्व नहीं है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, गैस जो है तत्व नहीं है, गैस है। आगे देखेंगे, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा करके याद कीजिए आप लोग। पूछा जाता है कि नीला थोथा रासायनिक रूप है किसका? तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक रूप से। किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसे स्टार लगा करके याद कर लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को CaO को अनबुझा चूना कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो वो है हमारा कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी जो है CO2 द्वारा दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व क्या है? प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है TC। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक जो है वो चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन है। अगला है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है कौन सी का? तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है विद्युत अपघट्य का कार बैटरी में। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला था तो अभी बताया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? तो ये अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सअप होता है ये धुआं। पीतल के बर्तन के गर्म करते समय सफाई के लिए जो किया उससे धुआं निकलता है। सोने को घोला जा सकता है किस में? तो चलिए, सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1.3 अनुपात में मिश्रण होता है, ठीक है, जो कि इस विकल्प में नहीं दिया गया। CO समूह का आबंध क्रम क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CO समूह का आबंध क्रम जो है वो 3 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर है वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? तो ग्रे हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक से प्राप्त करते हैं ग्रे हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है, कौन सा यौगिक है? चलिए देखते हैं। CaCO3 दे रहा है, MgSO4 है, CaHCO3 का ट्वाइस दे रहा है। पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील का बाइकार्बोनेट, क्लोरेट और सल्फेट की उपस्थिति के कारण है। बाइकार्बोनेट अस्थायी कठोरता पैदा करते हैं जिसे पानी उबालकर दूर किया जा सकता है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 का ट्वाइस, क्लोराइड और सल्फेट अस्थायी कठोरता पैदा करते हैं जिसे उबालने से हटाया नहीं जा सकता है। अस्थायी कठोरता को केवल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो क्षारीय बेसिक जो लेड कार्बोनेट होता है उसका व्यापारिक नाम हम लोग सफ़ेद लेड कहते हैं या वाइट लेड इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है 2BCO3 PbOH ट्वाइस होता है, ठीक है। इसी को हम लोग वाइट लेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका वजन सबसे अधिक होता है? तो CaCO3 को यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो CaCO3 के 2 मोल का वजन सबसे अधिक हो जाएगा। देखिए अभी BAO का एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप इसके सभी को उधार करके निकालिएगा। C12H12O6 सुक्रोज का फार्मूला होता है, इसका अनुभार निकालिए तो ऐसे आएगा आपको 342 ग्राम प्रति मोल आएगा। फिर उसके बाद CO2 का भार निकालिएगा तब ये 44 ग्राम प्रति MD आएगा। तो इस तरह से COC3 के 2 मोल का जो है सबसे अधिक आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं 200 ग्राम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील जो है वह CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो ये Na+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। नेक्स्ट है कि Na वास्तविक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिक स्नेही नहीं है क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल धनात्मक रूप से आवेशित हो सकते हैं या उनमें रिक्त कक्षक हो सकते हैं। H+BF3 इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण हैं। अगला है धातु खनिज अयस्क के गुणधर्म से उपयोग से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? वो है प्लेटिनियम। ऑप्शन नंबर ए। देखिए लेटेस्ट 71वीं BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप 72वीं PT देने वाले हैं या ADO का देने जा रहे हैं वो काफ़ी आपके लिए रिवीजन में कारगर साबित होगा। कार्सिनोमा वह कैंसर है जो त्वचा एवं शरीर के आंतरिक भागों के परत पर से उत्पन्न होता है। कार्सिनोमा सहित अनेक ठोस ट्यूमर के उपचार में प्लेटिनम आधारित यौगिक मुख्यतः सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सीप्लेटिन व्यापक रूप से प्रयुक्त कीमोथेरेपी की दवाएं हैं। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? लोहे का विशुद्धतम रूप जो है पिटवा लोहा है, याद रखिएगा। पिटवा लोहा विशुद्धतम रूप है, यानी कहने का मतलब है कि पिटवा लोहा जो है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, शुद्धता इसकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? तो बोरॉन का गलनांक जो है सबसे ऊंच होता है। ऑप्शन नंबर ए। नीलम यानी जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में रूबी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है Al2O3। ऑप्शन नंबर ए। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। यह प्रकृति में मिलता है, कृत्रिम भी बनाया जाता है। कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है? याद रखिएगा कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है एल्युमिनियम। यहाँ कुछ अयस्क है, याद कर लीजिए। बॉक्साइड Al2O3 उसके फार्मूला है 2H2O। क्रायोलाइट का फार्मूला Na3A1F6 कोरंडम का है Al2O3।
उसके बाद डायस्पर का है AlOOH। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा करके याद कर लीजिए। जो गैस वेल्डिंग होता है लोहा, उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है। तो तेल को जो है वो गैल्वेनाइज आयरन पॉट में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि यह एक जहरीला यौगिक बनाता है। उसके बाद यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, फिर इसमें जंग देखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी लेटेस्ट 71वीं में पूछ दिया है ये क्वेश्चन। अब उसके बाद जो है गैल्वेनाइज लोहे की पाइप पर परत होती है, क्यों मतलब परत होती है, तो वो तो मतलब जंग से बचाने के लिए। और किस चीज़ की परत होती है, तो जस्ते की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। लोहे या इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है और इसी विधि को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो क्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहलाता है। पसीना मुख्य रूप से जल से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होता है। पसीने में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है कि कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है, तो इसमें भी ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका डिटेल देखेंगे हम लोग। अलौह धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है, जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता। वे सभी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम। ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बना होता है। तो देखिए इसका भी ई आंसर है कि ट्यूबलाइट तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास क्षारीय धातुओं के सिलिकेट या अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है, जिसका निर्माण सिलिका, सोडियम ऑक्साइड एवं सोडियम तथा अन्य ऑक्साइडों से होता है। अगला क्वेश्चन है किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, तो वो रजत हो जाएगा। रजत मतलब सिल्वर को हिंदी में बोलते हैं। सिल्वर की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, इसका क्रम दिया है, याद रखिए। चांदी सिल्वर का सबसे ज़्यादा, उसके बाद तांबा, उसके बाद स्वर्ण सोना, उसके बाद एल्युमिनियम, तब बेरिलियम और कैल्शियम का सबसे कम। नेक्स्ट है कि कौन से सबसे भारी धातु है, तो प्लेटिनम जो है वो सबसे भारी धातु है। भारी का तात्पर्य घनत्व से होता है, घनत्व जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे भारी लगेगा। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है, तो यह जिप्सम है। जो डॉक्टर हमें परमानेंट वाइट वाला जो प्लास्टर करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसके डिब्बे पर भी लिखा हुआ था, वो मुख्यतः जिप्सम का बना होता है। अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, CaSO4 2 H2O। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका फार्मूला CaSO4 2 H2O। यहीं जब डॉक्टर हड्डी टूटता है इसी का प्लास्टर लगता है। खनिज क्या है, खनिज या मिनरल्स जो है वो अकार्बनिक ठोस है। ठीक है, खनिज जो है वो अकार्बनिक ठोस है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। इस क्रियाशीलता को जो है याद रखिएगा, धातुओं की अभिक्रियाशीलता को दर्शा रहा है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, ये घटता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। याद रखिएगा, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, जिंक की नहीं चढ़ता है, क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील रिएक्शन कर लेता है, तो उस रिएक्शन से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे कि स्पॉन्ज रसगुल्ला का जो टीन का डिब्बा आता है तो देखिएगा उसमें जिंक का परत नहीं रहता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं। क्यों, अभी बताएं कि जिंक जो है वो टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसे श्वेत धातु भी कहते हैं, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, देखते हैं। मूल रूप से जो श्वेत धातु जो है लेड एवं टीन या अन्य धातु जैसे कैडमियम, बिस्मिथ, जस्ते की मिश्र धातु होती है, तो यहाँ पे लेड एवं टीन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकृत हीरो के उत्पादन में होता है, तो अभियांत्रिकृत हीरो के उत्पादन में जो है वो ग्रेफाइट का उपयोग होता है।
देखिए अभी लेटेस्ट पूछा ही क्वेश्चन है ये। ग्रेफाइट का उपयोग अभियांत्रिकृत हीरे के उत्पादन में किया जाता है। अभियांत्रिकृत हीरे को उच्च दबाव, उच्च तापमान और रासायनिक वाष्प जमाव की परिस्थिति में बनाया जाता है। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में वाक्य पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। और उसके बाद दूसरा कह रहा है कि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो ये गलत है। यूरेनियम और सीसा जो है उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है। पहला जो कह रहा है उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर एक, केवल एक ही सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे कि निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, तो ये पारा है। पारा जो है वह सामान्य ताप पर द्रव में है। इसी को कहा जाता है कमरे के ताप पर कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में है, तो याद रखिएगा पारा। थर्मामीटर में ताप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो डॉक्टर के थर्मामीटर में जो देखते होइएगा वाइट वाइट रहता है, वही है। शीशे का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो प्रकाश संचरण हेतु शीशे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो ये पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। थोड़ी वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है, तो वह है तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो वो है हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। विरंजक चूर्ण के लिए असत्य कथन जो है पहला ही है, जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है और यही पूछ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, वह ऑक्सीकारक होता है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रगलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे प्रगलन कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, तो उसमें बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है विद्युत लेपन में। जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसमें जो है लंबे समय तक ये बढ़ता है, उसका वजन बढ़ जाता है। जंग लगे लोहे का वजन सामान्य की अपेक्षा बढ़ जाता है। जस्ते से बनता है, क्या बनता है, तो जस्ते से विद्युत बैटरी बनता है। फिर आएंगे हम लोग Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। ये फार्मूला दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका रासायनिक फार्मूला है, तो याद रखिए इसका चीनी मिट्टी का ये रासायनिक फार्मूला है। Al2O3 2SiO2 और 2H2O चीनी मिट्टी के रासायनिक फार्मूला है। आगे देखेंगे हम लोग जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है, तो जिंक ऑक्साइड का जो है इसमें एक से अधिक में इसका प्रयोग होता है। आइए देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग कई विनिर्माण प्रक्रियाओं में किया जाता है। यह रबर, प्लास्टिक, सिरेमिक, कांच, सीमेंट, पेंट्स, मलहम, खाद्य पदार्थ, बैटरी इत्यादि में होता है। इसका प्रयोग द्वितीयक तौर पर विलयकों एवं विस्फोटकों के निर्माण में भी होता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। याद रखिएगा इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार जो है 238.029 यूरेनियम होता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, तो वो है जिंक की परत लगाना। जिंक की परत लगाना लोहे की फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए बेस्ट मेथड है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मैग्नीज का उपयोग जो है इनमें एक से अधिक में किया जाता है। वो माचिस उद्योग, बैटरी, इन सभी में किया जाता है। चमड़ा में भी किया जाता है। देखिए इसका उपयोग माचिस में, चमड़ा फोटोग्राफी में और शुष्क बैटरियों के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग, इसका उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन नंबर सी, इसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। 3 धातु ABC का मानक इलेक्ट्रोड विभव है जो क्रमशः 0.5 वोल्ट,
3 वोल्ट माइनस में और -1.2 वोल्ट है। इन धातु की अपचयन शक्ति क्या होगी वो बताना है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो सबसे अधिक उसके अपचयन शक्ति होगी, तो ये बी वाला जो है -3 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है सी वाला आएगा -1.2 वोल्ट और 0.5 वोल्ट जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। जिस धातु का मानक विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह उतना ही अधिक प्रबल अपचायक होता है। याद रखिएगा ये कि जिस धातु का मानक विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह उतना ही अधिक प्रबल अपचायक होता है। मिश्र धातु की बात करें तो पारद धातुएं मिश्रण होती है। किसका मिश्रण होती है? तो ये पारद युक्त मिश्र धातु के मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि पीतल एक मिश्र धातु है। किसका? पीतल एक मिश्र धातु है तांबा एवं जिंक का। इसको याद करने का ट्रिक है पिताजी, ठीक है ना। तो इसके लिए पीतल और त से तांबा और जी से जिंक हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे जस्ते से एक आयतन भाग जिसका घनत्व जो है 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है को दो आयतन भाग में लगभग 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। उस पीतल का घनत्व क्या होगा? तो इसका घनत्व हो जाएगा 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका क्या होता है? तो 3 गुना पीतल करेंगे, 1 भाग जस्ता 2 भाग तांबा करेंगे, इसको मिलाकर कैसे निकालेंगे तो आ जाएगा ये हमारा राइट आंसर। स्टेनलेस स्टील ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घर में हम लोग को जो बर्तन होता है आजकल स्टेनलेस स्टील का आगे वो किसका मिश्र धातु है वो बताना है। देखिए स्टेनलेस स्टील जो है वह जंगरोधी स्टील होता है, ठीक है। इसको बनाने में सामान्यतः क्रोमियम निकेल का प्रयोग किया जाता है। इन घटकों में लौह धातु के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील जो है वह तैयार किया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। किसका? तो अभी बताएं हम, इसमें क्रोमियम निकेल ये मुख्य रूप से इनमें होता है। कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, कौन से धातु संक्षारण नहीं करती है? तो इनमें से एक से अधिक जो है वो संक्षारण नहीं करती है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है वो। देखिए सोना एवं प्लेटिनम धातुओं का संक्षारण नहीं होता है। संक्षारण मतलब कोइरीजन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। सोना और प्लेटिनम धातुओं का संक्षारण नहीं होता। अब आते हैं अधातु पे। इसके कार्बन और इसके विभिन्न रूप से संबंधित क्वेश्चन है। पहला ही है कि सोडा वाटर की बोतलें खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो ये इनमें से कोई नहीं, सभी में कार्बन है। हीरा जो है कार्बन का ही अप्रूप है, कोयला जो है कार्बन का ही अप्रूप है, ग्रेफाइट जो है कार्बन का अप्रूप है, यानी सब में कार्बन का रूप शामिल है, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सबसे सख्त यानी कि हार्ड कौन सा है? तो सबसे सख्त जो माना जाता है वो हीरा ही है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इन सभी निकलता है और यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका कोई राइट ऑप्शन यहाँ सही नहीं दिख रहा है। देखिए वाहन से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या बढ़ाई जाती है? तो इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाले उत्प्रेरक क्या है? तो वो निकेल है। अब आते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। तो वो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन है। हीरा अप्रूप है किसका? अभी बताया है कार्बन का अप्रूप है हीरा। हीरा, ग्रेफाइट, ये सब। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों तो अप्रूप है लेकिन दोनों में कुछ अंतर तो जरूर होगा। क्या होगा? तो उनकी आंतरिक संरचना अलग होती है। चलिए इस ऑप्शन में नहीं है, देख लेते हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अप्रूप में जाना जाता है, लेकिन न तो उनकी क्रिस्टलीय संरचना न ही उनकी कठोरता समान होती है। हीरे में कार्बन परमाणु त्रिविमीय चतुष्फलक संरचना बनाते हैं, जबकि ग्रेफाइट में यह समतल में षटकोणीय वलय की तरह होती है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है। इसी प्रकार हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का उत्कृष्ट चालक है। यही दोनों में अंतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई आंसर हो जाएगा। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो ये दीपक की कालिख जो है
वह अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। जो घर में जो दिया जलता है उसकी जो कालिक होता है वह अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। प्रयोगशाला में विकसित हीरा, जिसे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में विकास किसका उपयोग किया जाता है, तो ये ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, प्रयोगशाला में विकसित हीरा जो है उसके बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कि फ्लोरीन अथवा बॉकीबॉल कार्बन परमाणुओं का बना होता है। कितने कार्बन परमाणुओं का, तो ये देखिए 60 कार्बन परमाणु का होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फ्लोरीन जो है वह कार्बन का अपरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका उपयोग अर्धचालक, स्नेहक आदि में किया जाता है। अब आते हैं हाइड्रोजन और उसके यौगिक से संबंधित। तो निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है जो C/137 होता है। अब आते हैं हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से जो है वो पानी बनता है। अब ये कैसे, तो हाइड्रोजन जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा तो वो पानी ही बन जाएगा। फिर है एक तत्व X है, उसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो ये XH4 होगा। आगे देखेंगे गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का, तो ये है लेवोनोगेस्ट्रेल। इस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अभी लेटेस्ट पूछा गया ये क्वेश्चन है कि सामान्य गर्भ निरोधक गोलियों तथा आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों में मुख्यतः एक सिंथेटिक प्रोस्टोजेन पर आधारित होती है, जिनमें मुख्य प्रचलित यौगिक लेवोनोगेस्ट्रेल है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। फिर देखेंगे कि हाइड्रोजन एक समस्थानिक आइसोटोप का ड्यूटेरियम है। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है, तो वाटर गैस जो है CO और H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। कौन सा, तो वो वाटर गैस कहलाता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग सल्फर नाइट्रोजन से संबंधित क्वेश्चन। ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन क्या है, तो ये लाल द्रव्य होता है। ब्रोमीन एक तरह का लाल द्रव्य है। आइए अब इधर तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरीन के कारण। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब में जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है और क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। आगे देखिए कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो ये है अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु अष्टफलकीय होता है। हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कौन सा होता है, तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है N2O। इसी को लाफिंग गैस कहते हैं या हिंदी में हास्य गैस कहते हैं। अम्ल, क्षार तथा लवण से संबंधित क्वेश्चन है कि 0.1 NaCl समाधान pH मान है किसके लगभग, तो लगभग 1 के बराबर होता है। देखिए ये भी 71वीं BPSC में पूछ लिया है। आइए देखते हैं इसका डिटेल। देखिए किसी जलीय विलयन का pH जो है निम्न सूत्र से निकाला जाता है। pH बराबर log 10 H+ होता है और 0.1 NaCl विलयन में जो है H+ आयन जो हो जाएगा 0.1 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। और pH की गणना करने के लिए हम लोग pH बराबर क्या कर देंगे, -log 10 और इसका बेस रख देंगे 0.1। 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻1 लिख सकते हैं। और ये वाला फार्मूला जो होता है इसको ऐसे बैठाता है और दोनों को माइनस आके कट जाएगा और प्लस हमें 1 दे देगा। फिर आते हैं कि निम्न में से किसका pH मान 7 होता है, तो उदासीन विलयन का मान याद रखिएगा। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, यानी शुद्ध जल का pH मान 7 हो गया। फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का तापमान 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक pH मान विलयन क्षारीय होता है और 7 से कम का pH मान का विलयन अम्लीय हो जाता है। किस विलयन के pH मान 7 से अधिक होता है, अभी बताया, वो क्षारीय हो जाएगा और 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। पानी का pH मान कितना होता है, सामान्यतः 7 होता है यानी उदासीन होता है। एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है। H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, तो वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। जितना का डिफरेंस होता है ना उसको 10⁻3 कर देते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है, तो एसिड का एक विशिष्ट गुण जो है वह एसिड यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। याद रखिएगा, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है।
हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट आवरण अपने निर्माण में जो है वह केवलर का प्रयोग करते हैं। फिर है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म जो है वह बेसिक और एसिडिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से वह अम्ल बना लेता है। देखिए, अब क्वेश्चन है कि कुछ धातु ऑक्साइड जो है वो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के क्या उदाहरण है? तो ये Al2O3 और ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन से गैस मुक्त करती है? तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करती है तब। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो वो क्षार में हो जाएगा। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। दोनों एक दूसरे के रिवर्स काम करता है, याद रखिएगा ये। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि इसमें जो है H3O+ आयन मौजूद नहीं होगा। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। आइए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाने का नमक HCl किससे बना होता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NaCl जो है खाने का नमक जो होता है, साधारण नमक, वह जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। यानी अम्ल और क्षार दोनों जब मजबूत होगा तभी NaCl बनेगा साधारण नमक। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाता है। फिर आते हैं कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो इथीन है। ऑप्शन नंबर सी इसे राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है, कार्बन होना चाहिए। HMX के पूर्ण रूप क्या है? तो आइए यहाँ पे इसको देख लेते हैं सीधा। HMX ऑक्टोजन जो होता है इसका फुल फॉर्म है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव इसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है। आगे देखेंगे कि भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। तो भौतिक रूप से जो है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के संपीड़न में भंडारित किया जाता है। आगे देखिए, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किस में? तो ये केरोसिन में ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है। इसलिए जो है नाले में मच्छर को मारने के लिए केरोसिन तेल छिड़ दिया जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो उसका श्वसन रुक जाएगा, मर जाएगा। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये ब्यूटेन होती है, याद रखिएगा। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है? तो बेंजीन में 12 गो और बेंजीन के सिग्मा में 12 और पाई में 3 बॉन्ड की संख्या होती है। आगे देखेंगे अल्कोहल में। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है कैसे? तो ये मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से जो है इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। अब है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। टेफ्लॉन किसका एक क्लक बहुलक है? तो ये है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। वह है फिनोल एवं फॉर्मल्डिहाइड से। बेकेलाइट जो है वह फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। अगला है सूची का मिलान करना है पदार्थ और उसके उपयोग से। चलिए डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कि एस्पार्टेम पदार्थ जो है इसका उपयोग कृत्रिम मधुरक में किया जाता है। फ्रेयॉन पदार्थ का उपयोग प्रशीतक में किया जाता है। नियोप्रीन का प्रयोग संश्लेषित रबर में होता है। बेनाड्रिल का प्रयोग प्रतिहिस्टामिन में किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? तो काफ़ी बार पूछा गया, केवलर है ये। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है किसका? तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन। कार्बनिक अम्ल फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये है एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा जो है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है।
HOOCOOH जो है किस अम्ल का कहा जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल को कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है COH2O4। उसी को अलग अलग करके लिख दिया गया है। इसको क्या कहते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो ये सिरका के समान होती है एसिटिक अम्ल की गंध। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है सिरका का रासायनिक नाम। कौन सा अम्ल सिरके के रूप में उपस्थित होता है? अभी बताएं, एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में खट्टे स्वाद का क्या कारण है? तो ये एसिटिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया? तो ये प्लूटोनियम है। फिर इसके बाद देखेंगे निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो ये स्ट्रोंसियम के कारण ऐसा होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का एस्टर है। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वो क्या कहलाता है? इसका कमेंट करके आप आंसर देखिए, ईंधन सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को सीधे बदल देता है विद्युत ऊर्जा में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। कौन सा एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उदाहरण है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उदाहरण इसमें से LPG आ जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो यहाँ पे D और C हो जाएगा, इसलिए दोनों के लिए उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, इसी को LPG बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंग्लिश में बोला जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG मुख्यतः होती है किसका? तो अभी पता है प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है, तो ई आंसर होगा एक से अधिक। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अधूरा जलने से। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये टेट्रा एथाइल लेड का उपयोग किया जाता है। देखिए 71वीं में पूछा है कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए जो है वो टेट्रा एथाइल लेड का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है। किसकी ऑक्टेन संख्या न्यून है? तो ऑक्टेन संख्या न्यून जो है, इसमें सबका निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे विकल्प में जो दिया गया है उनमें से किसी का भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ ई राइट आंसर होगा। CNG, ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक क्या होगा? तो इसका मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो ये पेट्रोल लगता है, ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्न में से गलत कथन का पहचान करना है, तो इसमें गलत कथन जो है पढ़ के देखेंगे हम लोग कि पहला है कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, बिल्कुल सही बात है। CD बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। और उसके बाद है कि एक क्रोलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो ये गलत है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर C सही हो जाएगा, बाकी सभी सही है और यही गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की केटिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। आयोडीकृत लौन में रहता है, क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है आयोडीकृत लौन में। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है एक प्रकार का वसा है, यानी फैट है। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, इसमें से कौन सा है? तो वो जो है इसमें से सुक्रालोज है, ऑप्शन नंबर C जो राइट आंसर हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं कि किन पदार्थों में जो है खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का खाने का परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है, प्रिजर्वेशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या है? तो ये मीथेन है। अब है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। जब कार्बोहाइड्रेट अपघटित होकर के बनता है तो यही ग्लूकोज मिलता है। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर C याद रखिएगा। अब है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज द्वारा। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज द्वारा बदल दिया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज तीनों का वही फार्मूला होता है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी क्या है? तो सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज हो जाएगा।
आगे देखेंगे शर्कराओं में सबसे मीठी क्या है, वही सवाल फ्रुक्टोज हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि एक तरफ मिलान करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। त्वचा कैंसर जो है वो पराबैंगनी किरणों से होता है। डेसिबल में ध्वनि मापा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वैश्विक तापमान का से संबंधित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षेत्र से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है किसका, तो ये पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है। फिर मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है, तो ये आणविक लक्ष्य के आधार पर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। 100% शुद्ध इथेनॉल को क्या कहा जाता है, 100% शुद्ध इथेनॉल को जो है पूर्ण शराब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 100% शुद्ध इथेनॉल जब हो जाएगा तो वो पूर्ण रूप से शराब हो जाएगा। हरित रासायनिक यानी ग्रीन केमिस्ट्री शब्द से क्या तात्पर्य है, तो ग्रीन रासायनिक शब्द से जो है इसमें से एक से अधिक तात्पर्य होगा। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि हरित रासायनिक जो है रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन है जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या ख़त्म कर देता है। हरित रासायनिकी के उपयोग की सहायता से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। इसके उपयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। फिर आते हैं अपमार्जक में। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है, तो वो है सल्फानेट। कपड़े साफ करने वाला जो डिटर्जेंट होता है जिसे हम लोग सर्फ बोलते हैं, उसमें सल्फानेट का प्रयोग होता है। फिर आता है साबुन ग्रीज को हटाता है, किसके द्वारा हटाता है, तो ये पायसीकरण द्वारा हटाता है। साबुन ग्रीज को पायसीकरण द्वारा हटाता है। फिर इसके बाद है कि अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है, तो यह शोधन अभिकर्ता है। ऑप्शन नंबर डी सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाला है। फिर देखेंगे कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो जल की अस्थायी कठोरता को देखें तो ये है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरक से संबंधित आ जाएंगे तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं, तो ये काफ़ी आप लोग जानते हैं। कमेंट करके बताइए कि कौन सा हो जाएगा यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व। देखिए यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। यूरिया में लगभग जो है 46% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में कार्बामाइड भी इसे कहा जाता है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। और नाइट्रोजन यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, तो ये फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखेंगे विविध से नीचे रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक माना जाता है, तो ये जो है यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में जो है यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट होता है। आगे देखेंगे कि स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो ये इंडियम टिन ऑक्साइड का प्रयोग स्मार्ट फिल्म के सामग्री के निर्माण के लिए किया जाता है। देखिए 31 बीपीएससी में पूछा है स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा इंडियम टिन ऑक्साइड। फिर अगला है कि कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो रेडियोधर्मी तत्वों में कैडमियम नहीं आता है, बाकी यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, तो नहीं पूछा है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखेंगे कि निम्न में सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है। सबसे अच्छा अग्निशामक यानी आग बुझाने वाला में, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। देखिए पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फ़िल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है, और इसमें कौन सा होता है, तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस फिल्टर पे। फिर उसके बाद है ब्रेथ एनालाइजर मशीन को बोलते हैं। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या है, तो एक्सरे जो किया जाता है उसमें एक्स का मतलब है अननोन यानी अज्ञात। एक्सरे की खोज कौन किया था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए इस तरह से हमारा आज रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को एक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।